मित्रों, बरसात का मौसम शुरू होते ही जहाँ एक तरफ वातावरण में बहुत आनंददायक हवा चलती है, साथ ही साथ कुछ नई नई परेशानियाँ भी हमारी बढ़ती हैं, जैसे जल जमाव का। और बरसात के मौसम में ज़्यादातर लोगों को बुखार की समस्या परेशान करती है, और उस बुखार में से एक सबसे ख़तरनाक और सबसे मशहूर नाम जो है वो डेंगू। पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने डेंगू को झेला है, और झेला ही नहीं है, हमारे कुछ मित्र, हमारे परिवार के सदस्य, प्रियजन हमसे जुदा भी हो गए हैं। और डेंगू के साथ एक शब्द हमेशा याद आता है, प्लेटलेट। प्लेटलेट की शायद हमारे मरीज को कमी हो जाए या मुझको कमी हो जाए और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़े, और ये बहुत ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है, शायद जान न बचे। भांति भांति के और कितनी सारी भ्रांतियाँ डेंगू के साथ अपना जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारी ये कोशिश होगी कि जो हमारी गलत धारणाएं हैं, अंधविश्वास है या अफवाहें हैं, उनको कैसे मैं दूर करूं। और आपको मैं ये चाहता हूं इस वीडियो के मार्फत से बताना कि प्लेटलेट की कमी सभी मरीजों में डेंगू में नहीं होती। बहुत ही कम ही लोगों में प्लेटलेट की इतनी कमी होती है कि उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़े, और जिनको थोड़ी बहुत कमी भी होती है वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आजकल के आधुनिक गाइडलाइन क्या कहते हैं। आप उस गाइडलाइन को जब आप जानेंगे, समझेंगे, तो ये आपका भय ख़त्म हो जाएगा कि इतनी लोग डरते हैं, वैसी बात प्लेटलेट के बारे में नहीं है। तो आगे की बात मैं शुरू करूं तो मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आप सबों का अपने इस चैनल जान है तो जहान में है एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय है, क्या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता सभी डेंगू मरीजों को पड़ती है? अगर पड़ती है तो किनको पड़ती है, उसका कैसे हम मुकाबला करें, कैसे इंतज़ामात करें। ये बात आगे बढ़ने के पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बुनियादी बातें डेंगू के बारे में आप अवश्य जानें। कि डेंगू की एक और दूसरी खास बात है कि इसका कोर्स 3 फेज में होता है। पहले फेज को बोलते हैं फेब्राइल, जबकि बुखार का हुआ पीरियड। दूसरा फेज जो बहुत ही ख़तरनाक है, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल फेज, और थर्ड को बोलते हैं रिकवरी फेज। तो ये फेब्राइल फेज का मतलब उस समय जब आपको बुखार होता है। अक्सर 99 से लेके 102 डिग्री के बुखार में आता है। ठंड भी लग सकती है, सर्दी खांसी भी हो सकता है, देह हाथ में दर्द के बारे में मैंने बताया, स्किन रैश भी होती है। और ये प्रायः 3 रोज़ तक, ज़्यादातर वायरल बुखार 3 रोज़ में स्वतः समाप्त हो जाते हैं। 3 रोज़ में बुखार के बाद ये बुखार उतर जाता है, और इसको डेंगू से रिकवर होने में आम तौर से 7 से 10 दिन लगते हैं। यहाँ पर मैं एक आगाह करूँगा कि जब डेंगू के बुखार 3 दिन के बाद उतर गए तो ज़्यादा कॉशस होने की ज़रूरत है, ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि अब आप खतरे के जोन में जा रहे हैं। डे 4 से चौथे दिन से लेके छठे 7वें दिन तक ये बहुत ही ख़राब है आप पीरियड, बहुत खतरे वाली पीरियड है। अगर आप कॉशस होंगे, चौकन्ना होंगे, तो शायद आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता ना पड़े और जान का खतरा नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्रिटिकल फेज। अक्सर लोग बुखार उतरने के बाद इत्मीनान हो जाते हैं कि चलो जान छूटी, बुखार ठीक हो गया। डेंगू पॉजिटिव अगर हैं, आपके जांच में डेंगू निकला है और 3 दिन में बुखार उतर गया, कोई परेशानी नहीं हो गया है, तो 2-3 रोज़ घर से बाहर नहीं निकले, घर पर रहें, वॉचफुल रहें, और अगर संभव हो तो अपने डॉक्टर से फिर मिले कि आपको कोई सीरियस फेज में तो आपका बीमारी नहीं जा रहा है। उसको पहचानने का उसके ख़ास लक्षण है, जैसे पेट में जोरों का दर्द होना, उल्टियाँ बार बार होना, 1-2 बार उल्टी नहीं, बार बार उल्टी होना,
भूख की कमी और जांच में ट्रांसजेमाइनेज का बढ़ना और सांस की भी तकलीफ़ हो सकती है। पेट में पानी का जमाव होना, छाती में पानी का जमाव होना, ये सब एडवर्स लक्षण है, ख़राब लक्षण है जो इशारा करता है कि आप क्रिटिकल फेज में जा रहे हैं, आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है, आपको आईसीयू में भी आवश्यकता भरने की आवश्यकता हो सकती है। क्रिटिकल फेज में मैंने मान लिया कि कोई व्यक्ति चले गए, अस्पताल में जाएं, तो सवाल उठता है कि अस्पताल में ये लोग क्या करेंगे, क्या हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे या ब्लड देंगे? जी नहीं, वो आपको मॉनिटर करेंगे आपके वाइटल साइंस को, आपके पल्स, बीपी, पेशाब कितना हो रहा है, आपकी टेम्परेचर को वॉच करेंगे और ये देखेंगे कि प्लाज्मा लीक सिंड्रोम आप में विकसित हो रहा है कि नहीं। प्लाज्मा लीक सिंड्रोम को बोलचाल की भाषा में मैं कहूँ तो आपको डिहाइड्रेशन का फीचर आप में डेवलप हो रहा नहीं, पानी की कमी, जीभ का सूखना, पल्स का कमज़ोर होना और बीपी का कम होना। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक बीपी नैरो हो जाए, अगर दोनों में डिफरेंस 10-20 मत 40 के बजाय 10-20 हो जाए, ये खतरे की घंटी है, आपको आने वाले समय में शॉक हो सकता है। अब बीपी कम होने पर इस बात का अंदेशा होता है कि या तो इस व्यक्ति को प्लाज्मा लीक हो रहा है, बॉडी से प्लाज्मा वेसल से उसके आसपास के टिश्यू में जा रही है, या ये पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, खून की तो नहीं कहीं रिसाव हो रही है। खून की अगर क्रिटिकल फेज में रिसाव ज़्यादा होगी तो उसके नाक से खून आना शुरू हो जाएगा, मुंह से खून आ सकता है, मल द्वार के द्वारा खून आ सकता है। तो अगर खून किसी हिस्से से आना डेंगू के बाद हो, ये खतरे की लक्षण है। ये ब्लीडिंग के कारण है कि ये पानी की कमी के कारण है, उसका अगर पेशेंट को हेमाटोक्रीट हम लोग कराए, हेमाटोक्रीट अगर उसके बेस लाइन से 20% ज़्यादा है तो इसका मतलब इनको प्लाज्मा लीक सिंड्रोम है। हेमाटोक्रीट अगर कम है तो उनको इंटरनल ब्लीडिंग है और शॉक की ओर जा रहे हैं। इंटरनल आपने ब्लीडिंग है, ट्रीटमेंट आसान है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आपको आवश्यकता है, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और प्लाज्मा लीक सिंड्रोम है, शुरू में सिर्फ नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन देने से पेशेंट हमारा काफ़ी रिकवर करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिस दिन से आपको बुखार लगे, पहले दिन से अधिक मात्रा में पानी का इस्तेमाल कर, लिक्विड डाइट, पानी, नारियल पानी, फ्रूट जूस, फ्रूट्स अधिक मात्रा मिले। कुछ अध्ययन का मानना है कि अगर डेंगू के मरीज पहले दिन से अधिक मात्रा में फल का रस, हरी सब्जियां, सलाद लें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है, खास करके फलों में अपना पपीता की पत्तियां भी बहुत कारगर है, अगर लिया जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बहुत कम होता है। तो इन खतरों के बाद हॉस्पिटल में दो जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया, ब्लीडिंग और प्लाज्मा लीक, इसको हॉस्पिटल में आइडेंटिफाई किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इंट्रावेनस फ्लूइड अगर टाइम पर पड़ जाए, नॉर्मल सलाइन, तो प्लाज्मा लीक काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। और इंटरनल अगर ब्लीडिंग है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि ये क्रिटिकल पीरियड 24 घंटे से 48 घंटा से ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करता है। अक्सर हमारा मरीज रिकवर करते हैं, बहुत कम लोगों में सीरियस कॉम्प्लिकेशन या डेथ भी हो सकता है। और थर्ड फेज है रिकवरी फेज, मतलब पेशेंट को ना बुखार है, ना कोई बेचैनी है, पेशेंट होश में है, पेशाब हो रहा है, खा पी रहा है और तो अच्छा फील कर रहा है, कमजोरी नहीं है, इसका मतलब रिकवरी फेज है। और अक्सर अमूमन 10 रोज़ के अंदर हमारा पेशेंट, ज़्यादातर मरीज स्वस्थ हो जाते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है जो मैंने शुरू में आगाह किया था कि क्या प्लेटलेट की आवश्यकता सब पेशेंट को बढ़ती है। ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं इस सवाल का जवाब अब आपको देने जा रहा हूँ। जब पेशेंट हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, आमतौर से 3rd डे के बाद, 3rd डे टू 4th डे 5th डे, उसमें अन्य बातों के मॉनिटर करने के अलावा डेली सीबीसी काउंट अक्सर देखा जाता है कि प्लेटलेट काउंट इनका कितना है और ब्लीडिंग हो रही है। 2 बातों को देखना जरूरी है, प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग का एविडेंसेस कहीं पर है कि नहीं। अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 है या 10,000 से कम भी है, मान लिया 7, 8, 9 हज़ार है और ब्लीडिंग कहीं से नहीं हो रहा है,
तो इस व्यक्ति को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देने की कोई आवश्यकता नहीं। नए गाइडलाइन, इंटरनेशनल गाइडलाइन ये साफ साफ कहते हैं कि बिना ब्लीडिंग के सबूत के प्लेटलेट देने से, ये आप अगर समझते हैं कि इससे ब्लीडिंग होने से रोक देगा तो ऐसी बातें नहीं है। इसको तब दें जब 10,000 से प्लेटलेट कम हो और कहीं से ब्लीडिंग आने की आपको सोर्स दिख, नाक से ब्लड आ रहा है, मुंह से आ रहा है, पखाने के रास्ते से आ रहा है, वॉमिट में आ रहा है या कहीं कट से ऊज कर रहा है ब्लड, तब तो ये फ़ायदेमंद है। अन्यथा इसको देना प्लेटलेट की बर्बादी है, खून की बर्बादी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अभी तक हाल के कुछ वर्षों तक ये था कि किसी डेंगू के मरीज को प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ी तो 4 डोनर उसको इंतज़ाम करने पड़ते थे। 4 आदमी उसको ब्लड देगा, उस चारों को इकट्ठा करके उससे प्लेटलेट ब्लड बैंक में निकाला जाता था और लगभग 300 ml प्लेटलेट पेशेंट के अटेंडेंट को दिया जाता कि अपने जाके मरीज को देते। अब स्थिति बदल गई है। एक मशीन आई है ब्लड बैंक में जो लगभग सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में उपलब्ध है। उसको बोलते हैं एफेरेसिस मशीन, मतलब ब्लड सेपरेटर। एक बोतल आप दें ब्लड और वो मशीन इतना प्लेटलेट निकाल के आपको देगा कि जो एक डेंगू के पेशेंट के लिए 4 बोतल खून के बराबर है। ये एक नई खोज है, बहुत खर्चीला भी नहीं है और लगभग हर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। मैं अपने डॉक्टरों से, अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि एफेरेसिस से सेपरेट किया हुआ ब्लड को आवश्यकता पड़ने पर यूज़ करें। इससे हमारे पेशेंट को, उनके अटेंडेंट को बहुत राहत मिलेगी और एक ही आदमी के खून देने से एक आदमी की जान बच जाएगी। और स्ट्रिक्टली इस अपना गाइडलाइन को फॉलो करें। 30,000, 40,000, 50,000 प्लेटलेट पर लोगों को मैंने परेशान होते हुए देखा है, जबकि प्लेटलेट इतनी खौफ होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सैकड़ों पेशेंट में देखा है, सुबह में 15,000 प्लेटलेट काउंट, दोपहर में 25,000 और शाम आते आते 1 लाख प्लेटलेट टटो। हमारा बॉडी प्लेटलेट का निर्माण खुद करता है और बहुत कम लोगों को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। ये हंगामा करना, इतना भयभीत होना अक्लमंदी नहीं है। और जितने लोगों को डेंगू होता है उसमें बहुत कम ही लोग क्रिटिकल फेज में जाते हैं, ज़्यादातर लोग स्वतः रिकवर करते हैं। दूसरा एक प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं कि हु आर एट रिस्क, क्रिटिकल फेज किनको ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो पहले वो लोग जो डेंगू वाले जोन में रहते हैं। हम हिंदुस्तान के सभी लोग के यहाँ ईडीज़ मॉस्किटो काफ़ी मात्रा में है। हिंदुस्तानी लोग, साउथ ईस्ट एशिया के लोग, अमेरिका के कुछ हिस्से में लोग डेंगू से ज़्यादा खतरे से, ऐसे लोगों का होने का डर है। नंबर 2, जिनको एक बार डेंगू हो चुका है उनको दोबारा अगर डेंगू हुआ तो उनको क्रिटिकल फेज में जाने की पूरी संभावना है। जो लोग मोटे हैं उनमें भी इसकी अधिक संभावना होती है। या जिनको शरीर में अन्य बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किडनी की बीमारी, उनको भी ये डेंगू होने पर क्रिटिकल फेज में जाने का खतरा रहता है। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनमें विशेष सावधानी की ज़रूरत है कि उनको डेंगू होने के बाद ये डेंगू का वायरस उनके होने वाले बच्चों को ट्रांसमिट होने का खतरा है। एबॉर्शन और लो बर्थ वेट होने की संभावना है। इस वर्गों को हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं अंत में कुछ डेंगू से संबंधित 1-2 बातें जाते जाते आपको बता दूं कि सबसे आवश्यक है कि डेंगू से कैसे बचें। तो इसमें 2 बातें हैं। डेंगू से बचना मतलब अपने आप को मच्छर से बचाना पड़ेगा। तो 100% ईडीज़ मॉस्किटो को कंट्रोल करना किसी भी आदमी के लिए इख्तियार से बाहर की चीज़ है। उसमें कमी आ सकती है, 100% मच्छर अभी तक दूर नहीं हो पाया। ईडीज़ मॉस्किटो की एक ख़ास आदत है कि ये बहुत रईस किस्म का मच्छर है। ये गंदे पानी पर अंडा नहीं देता है, इसको साफ़ पानी चाहिए और घर के अंदर में स्थिर, और दिन के टाइम में अंडा देता है। तो आपके घर में अगर फूल पौधे के पॉट हों, आप देखें उसमें पानी नहीं लगे रहें। किसी बाल्टी में या बर्तन में पानी जमा करके को ना रखें। अगर बाल्टी में या बर्तन में पानी का आपका जमा करना ज़रूरी है तो किसी ढक्कन से अच्छी तरह या कपड़े से ढक दें।
जो टायर जो बिना इस्तेमाल के हमारे इर्द गिर्द फेंके रहते हैं उसमें पानी जमा होता है, टायर में से पानी निकाल दें या उसको हटवा दें, वहाँ से जला दें। और जो लोग एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी पानी रहता है। ये सब जगह जहाँ पर है कि ईडीज़ मॉस्किटो डेंगू के मच्छर को काफ़ी प्रिय जगह पर यहाँ पर ब्रीड करता है और दिन के टाइम में करता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम लोग दिन के आवर में अपनी रक्षा करें। दिन के आवर में ख़ास तौर से अगस्त सितंबर के महीने में फुल स्लीव शर्ट पहना करें, फुल पैंट, हाफ पैंट के बजाय फुल पैंट पहने, जूते और मोजे पहने ताकि पैरों की रक्षा हो, टेबल के नीचे मच्छर ना कटे, हो सके तो एक टोपी या सर को ढक के रखें। शरीर को जितना ढक के रखेंगे तो मच्छर काटने की समस्या बहुत कम होगी। और एक आखिरी सवाल होता है, क्या डेंगू में वैक्सीन उपलब्ध है? मैं आपको बता दूं, ये खुशखबरी है कि डेंगू का वैक्सीन करीब करीब 20 कंट्रीज़ में अवेलेबल हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। लेकिन जो डेवलप्ड अमेरिका वगैरह में जो डेंगू की वैक्सीन उपलब्ध हुए हैं उसमें एक अजीब बात यह है कि ये इसको देने से ऐसे व्यक्ति को डेंगू से रक्षा नहीं होती है। ये उनके लिए है जिनको एक बार डेंगू हो गया है और दोबारा डेंगू चाहते हैं कि नहीं हो, ये उनके लिए कारगर है। अगर ये बिना एक बार डेंगू हुए कोई डेंगू का ये वैक्सीन लेगा तो उस मरीज़ को डेंगू होने का ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए अमेरिका ने इसको 9 साल से 15 साल के बच्चों के लिए, कुछ कंट्री ने 9 साल से 45 इयर्स के लिए लागू किया, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए कि एक बार उनको डेंगू हो चुका है, उसकी जांच में ये आई थी पॉजिटिव। ये आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबरी है, इंडिया में ये वैक्सीन विकसित लगभग हो गया है। फ़ेज़ 1 ट्रायल से हैदराबाद में हो चुका है, फ़ेज़ 2 और इसमें 100% सेफ़ इसको पाया गया है और 2-3 ट्रायल हो रहा है। और हैदराबाद के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया IIL के साइंटिस्टों ने ये प्रॉमिस किया है कि 2026 के जनवरी तक डेंगू की वैक्सीन लॉन्च हिंदुस्तान में हो जाएगी। और ये डेंगू की वैक्सीन होगी, ये सभी वर्ग के लोगों के लिए कारगर होगी, जिनको डेंगू पहले हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको डेंगू नहीं हुआ है, ये वैक्सीन लेंगे तो ये वैक्सीन आपको डेंगू से रक्षा करेगा। डेंगू के बारे में एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है, क्या ना करें, और वो चीज़ है कि आपको जब भी बुखार लगे तो एस्प्रिन ग्रुप की दवाएं या आइबुप्रोफेन ग्रुप की दवाएं जो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, इसका इस्तेमाल ना करें। इसलिए अगर आपने डेंगू में एस्प्रिन या एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ ली तो आपके केस में ब्लीडिंग होने की ज़्यादा संभावना है। इसके बदले में जो आम टैबलेट है बुखार की, पैरासीटामोल के नाम से जाना जाता है, आप इसका इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। आइबुप्रोफेन की आवश्यकता तब पड़ती है जॉइंट पेन के लिए जिनको चिकनगुनिया हुआ है, अन्यथा इसे डेंगू में इस दवा से बचनी चाहिए, यह आपके लिए बहुत कारगर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद से रहें और इस वीडियो को औरों लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दें। मैं अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा।